दिस इज सीए तेजल कटारिया और आज हम रिवाइज करने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट का जो पहला यूनिट है उसके साथ, जो कि है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप से पहले हम लोग को ये समझना है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जो डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 4 में। तो हम लोग सबसे पहले तो समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसके बाद उसके एसेंशियल्स, ट्रू टेस्ट। इस पे आप एक्सपेक्ट करना एक क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला है आपके एग्जाम में। बहुत ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा कि जो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है वो क्या है। उसके बाद कुछ डिफ्रेंसिएशन दिए हुए हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका होमवर्क ही होने वाला है। एंड लास्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जो दिया हुआ है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 ने कहा है द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर अ profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। तो इस तरीके से हम लोगों को डिवाइड करना है। सबसे पहले तो ये एक रिलेशन है, किसके बीच का है, पर्सन्स का मैंने आपको पहले ही बताया था। पर्सन्स इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो एंड नेचुरल पर्सन ऑल्सो। मतलब क्या कि दो पार्टनरशिप फर्म मिला के एक पार्टनरशिप नहीं बना सकते, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स है वो साथ में आके, दो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है वो साथ में आके यहाँ पे पार्टनरशिप बना सकते हैं। दो कंपनीज मिलके एक पार्टनरशिप बना सकते हैं। ये आप एक पार्टनर और एक कंपनी, इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना दो पार्टनरशिप फर्म एक पार्टनरशिप फर्म को नहीं बना सकते। तो सबसे पहले तो एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स में आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो एंड नेचुरल पर्सन ऑल्सो। दूसरा, दे हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो उन लोगों के बीच में एक तो बिजनेस होना चाहिए एंड उन लोगों ने प्रॉफिट शेयर करना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नीचे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसमें ये और डिटेल में आएगा, तो मैं इस वक्त उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जो भी पार्टनर्स है इंडिविजुअली, सबको पार्टनरशिप फर्म में जितने भी इंडिविजुअल्स आते हैं उनको पार्टनर्स बोलते हैं एंड कलेक्टिवली उनको फर्म बोला जाता है। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय द इट्स कॉल्ड एज फर्म नेम। सबसे पहले एलिमेंट से शुरू करेंगे। सबसे पहला है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या क्या चीजें हैं। एक आर्टिफिशियल पर्सन भी चलेगा एंड नेचुरल पर्सन भी चलेगा। दूसरा पॉइंट, माइनर आप एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। वो सिर्फ और सिर्फ, देखो, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, ही कैन बी एडमिटेड ओनली एज अ बेनिफिशियरी इन अ पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के कंसेंट से माइनर को आप लोग जस्ट एज अ बेनिफिशियरी ले सकते हो, एज अ पार्टनर नहीं। मतलब क्या, अगर आपको माइनर को लेना है तो मेक श्योर कि पहले दो लोग रहने चाहिए जो पार्टनरशिप फर्म को एस्टेब्लिश करेंगे। पार्टनरशिप फर्म आपकी होने के बाद आप एक कोई माइनर आके बेनिफिशियरी बन पाएगा। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा नेचुरल पर्सन, तीसरा माइनर नहीं हो सकता। और ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 30 में लिखा हुआ है, रिलेटेड टू माइनर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट है, द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बट कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है 464 वो उसने ऑलरेडी लिमिट बता दिया है कि जो है 50। आगे जाके हम लोग को 100 का लिमिट भी देखना है जो रूल्स में बताया हुआ है। बट अभी के लिए आप लोग क्या समझोगे, जो सेक्शन 464 है कंपनीज एक्ट का वो बताता है 50 मेंबर्स मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं। सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464। ये कंपनीज एक्ट ने लिमिट डाला हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट ने लिमिट डाला हुआ नहीं है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है एग्रीमेंट। देखो, एग्रीमेंट मतलब क्यों है इतना इंपॉर्टेंट वो समझो। जैसे कि फॉर एग्जांपल HUF है ना, तो जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको इमीडिएटली वो HUF का मेंबर मान लिया जाता है। मतलब क्या, क्यों, क्योंकि बाय स्टैट्यूट यानी कि बाय लॉ ही उसको वो रिकॉग्निशन दिया गया है। लेकिन कोई भी पार्टनरशिप फर्म एक होने के लिए, कोई भी पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए आपको एग्रीमेंट होना जरूरी है। ऐसा होगा कि सपोज 3 पार्टनर्स है, 3 में से एक पार्टनर की डेथ हो गई तो वो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका बच्चा इमीडिएटली, उसका जो भी बेटा होगा वो एज अ पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। यहाँ पे तीनों के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, उसके बिना पार्टनरशिप नहीं बन सकती। सो यहाँ पे एग्रीमेंट होना जरूरी है, ये हाईलाइट करके रखना। द एलिमेंट्स विच आर रिलेट्स टू द वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, दस द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट है, एंड वॉलेंट्री क्यों, क्योंकि सब लोग आके साथ में अपने मर्जी से
कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। अदर देन महाराष्ट्र कहीं पर भी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन महाराष्ट्र में, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र में कंपलसरी पार्टनरशिप अगर फर्म एस्टैब्लिश करनी है तो आपको रजिस्टर करना जरूरी है। तीसरा है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस यानी कि आपको दो चीज समझनी। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में आके एक फर्म एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये और एक एक्सक्लूजन है जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है आपके एक्ट में, बट ध्यान से समझ लेना कि जो पार्टनरशिप फर्म में जब प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं, सीए, सीएस, लॉयर्स, अगर वो लोग पार्टनरशिप फर्म एस्टैब्लिश करते हैं तो उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का लिमिट नहीं होता है। ये जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का जो लिमिट है, मेंबर्स नहीं, पार्टनर्स का जो लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड या इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आप कुछ कर रहे हैं या ऐसा कुछ बिजनेस आप कर रहे हो, प्रोफेशनल्स जहां पे नहीं होते वहां पे है। प्रोफेशनल्स के लिए कोई लिमिट दिया हुआ नहीं है। इसके अलावा आपके पास बिजनेस होना चाहिए जहां पे आप लोग एक्विजिशन ऑफ गेन्स आपके पास होने चाहिए, तो ही आप लोगों का क्या होगा? पार्टनरशिप माना जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए एंड प्रॉफिट्स होना चाहिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको समझने होंगे अलोंग विद द शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये ध्यान से समझ लेना। शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब जितने भी पार्टनर्स है सब लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। अगर आपके कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में, मतलब एग्रीमेंट में अगर कोई रेशो दिया है तो उस रेशो में आप प्रॉफिट शेयर करो। जिस रेशो में आपके प्रॉफिट शेयर हो रहा है उस रेशो में ही आपके लॉस शेयर होंगे, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। तो पहला पॉइंट, अगर आपके एग्रीमेंट में किसी भी तरीके का रेशो नहीं दिया हुआ है तो आपका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, इक्वली आपके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर दिया हुआ है कि क्या रेशो होगा तो वो रेशो आप लोगों में डिवाइड किया जाएगा, उस रेशो में आपके प्रॉफिट्स डिवाइड होंगे। जिस रेशो में आपके प्रॉफिट्स डिवाइड हो रहे हैं उसी रेशो में आपके लॉसेस भी डिवाइड होने वाले हैं। अगर आप चाहो तो दूसरे मतलब प्रॉफिट्स का रेशो अलग एंड लॉसेस का रेशो अलग रख सकते हैं, लेकिन आपको वो एग्रीमेंट में लिखना होगा। ओके, ये हो गया मेन एग्रीमेंट्स टू शेयर द प्रॉफिट्स। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं भी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रही हूँ। सबसे पहला, अगर एक कोई घर है जहां पे दो ओनर्स है उस घर के, और अगर उनको वो रेंट मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ को ओनर्स है, वो को पार्टनर्स नहीं है, तो आप वहां पे पार्टनरशिप फर्म है ऐसा नहीं बोल सकते। भले ही वहां पे एग्रीमेंट हो सकता है, मे बी वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग या जो भी रेंट है, इनकम शेयरिंग हो रहा है उनके बीच में, मे बी वो बिजनेस करके वो आप बोल सकते हो, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माना जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म है। क्यों? क्योंकि आप लोग के पास आएगा फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रीजन है ये बताता है फिफ्थ पॉइंट कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि क्या यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि कोई भी पार्टनर अपने बिहाफ पे कोई भी एक्ट करता है तो उसके लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल है और दूसरे के लिए पहला वाला रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब क्या? यहाँ पे एक काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन है। प्रिंसिपल एजेंट मतलब प्रिंसिपल कुछ भी काम करेगा तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, एजेंट कुछ काम करेगा तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ना। आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, सेम उसी बेसिस पे आपको समझना है कि एजेंट के लिए पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, पार्टनर के लिए प्रिंसिपल के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। आप लोगों को डिटेल में बहुत सारी चीजें बाकी की पता है, मुझे और डिस्कशन उस पर नहीं करना है। इसके अलावा ये समझ लो कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं, जहां पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि म्यूचुअल एजेंसी को हम बोलते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप लॉ। ये एग्जाम में वर्ड्स आने चाहिए, कीवर्ड्स है। कार्डिनल प्रिंसिपल, म्यूचुअल एजेंसी, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये सारी चीजें होना मतलब एक के लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल होना ही आपका सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर ये है तो ये पार्टनरशिप होगी। अगर सिर्फ आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, बिजनेस है, वो आप लोगों का सिर्फ प्रॉफिट शेयर करके आप ये नहीं बोल सकते इट्स अ कंक्लूसिव एविडेंस। आपका कंक्लूसिव एविडेंस विल बी म्यूचुअल एजेंसी। और इसके लिए एक केस लॉ भी हुआ था, केडी कामत एंड कंपनी का, आपको याद होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयर हो रहे थे
एंड उसके बाद इस डिसीजन को लाया गया था कि अगर आप लोग एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो ही आप लोग के बीच में पार्टनरशिप है, अदरवाइज नहीं है। तो कुछ चीजें जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहला तो एग्जांपल आपको समझ गया कि को ओनर्स अगर है, सिर्फ एक घर है जिसको रेंट पे दिया है, रेंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे दोनों में, पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है कि एक घर है जिसमें दो पार्टनर्स है और वहां पे कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही है जिसके लिए वो दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो फिर वो पार्टनरशिप मानी जाएगी। तो पहला सिर्फ को ओनर्स नहीं चलेंगे, को ओनर्स अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी, म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस, प्रॉफिट सारी चीजें कर रहे हैं तो फिर हो सकता है। तीसरा एग्जांपल, अगर कोई एसोसिएशन में कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बुक का ऑथर है, ओके, तो बुक का ऑथर है, एक पब्लिशर है, तो पब्लिशर पब्लिश कर देगा बुक एंड जो भी उसका शेयर होगा वो आप ऑथर को दे रहे। अब यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, बट यहां पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है जिसकी वजह से ये पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। तो सिर्फ एक एसोसिएशन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में भी काम करते हैं जहां पे वो एक दूसरे के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप को लेके आएगा, म्यूचुअल एजेंसी को लेके आएगा, आपको केस लॉ का नाम लिखना है, केडी कामत का। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है म्यूचुअल एजेंसी, जो 5 एलिमेंट्स है वो लिखने हैं, और उसके बाद वो आपको कंक्लूजन लिखना है कि किस तरीके से वो आंसर होगा आपका, हाँ है नहीं है, जो भी आपका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और आपको आंसर कैसे लिखना है, इसके लिए पहले जो वीडियो डाला हुआ है हाउ टू राइट अ पेपर का, वो देख के लेना एक बार, उसके बाद ही आगे जा सकते हो। इसके अलावा आगे क्या लिखा है देखो, पार्टनरशिप, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। एग्जाम में सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6 दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, अगेन जो आपके एलिमेंट्स आपको याद है, यही सारे एलिमेंट्स है, अगेन वही सारे एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, तो मैं इनको वापस डिस्कस नहीं करूंगी। ये रिवीजन लेक्चर है, ना कि मेन लेक्चर जहां पे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। इसके बाद आते हैं बहुत सारे डिस्टिंग्विश, जिसमें आप लोग को मैंने कहा है एग्जाम में एक डिस्टिंग्विश फॉर श्योर आता है, पूरे लॉ के बेस्ड जितने भी होते हैं उसमें आप लोगों को बहुत बार जो पार्टनरशिप फर्म एंड ज्वाइंट वेंचर होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है, उसके बीच में डिफरेंस आ सकता है, जो कि आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ये सारी चीजें आप लोग के लिए होमवर्क है, HUF भी स्पेसिफिकली एग्जाम में पूछते हैं, तो मेक श्योर आप लोग वो करें। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में 3 तरीके का मैं डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहूंगी, इसको भले ही यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन होता है, दूसरा एक्सटेंट ऑफ बिजनेस होता है। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में 2 हिस्से है आपके, एक है पार्टनरशिप एट विल, दूसरा है पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड, एंड नेक्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ में पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप। तो ये जो 3 है पहले, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आता है पार्टनरशिप एट विल, जो कि सेक्शन 7 के बारे में, मतलब सेक्शन 7 में वो सारी चीजें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है कि आपका जो पार्टनरशिप है उसमें कोई भी पीरियड जो है आपने फिक्स नहीं किया हुआ, नो फिक्स्ड पीरियड हैज बीन एग्रीड एंड अपॉन द ड्यूरेशन एंड देयर इज नो प्रोविजन मेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब क्या, आपका जो पार्टनरशिप है एक तो वो चलते रहेगा, वहां पे किसी ने भी कोई भी फिक्स्ड ड्यूरेशन 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स इस तरीके का कोई भी फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। दूसरा होता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। फिक्स्ड पीरियड मतलब 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, ऐसा कुछ ना कुछ आपको फिक्स्ड पीरियड दिया जाएगा, वो होगा आपका पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। तीसरा होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस में पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है जहां पे आप लोग का जो बिजनेस है वो एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से, पर्टिकुलर पर्पज से हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे अगर आपका ये बिजनेस है या आपका एक पर्टिकुलर पर्पज है कि यहां से लेके यहां तक का हमें हाईवे बनाना है और इस रीजन से हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो आपका हाईवे जब तक नहीं बनता है तब तक आपका पार्टनरशिप रहेगा। तो जब तक मे बी वो आप ये नहीं बोल सकते कि फिक्स पीरियड के लिए होगा, फिक्स पीरियड इज 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, जो भी आपने लिखा हुआ है। बट पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब क्या, आपका टाइम पीरियड मेंशन नहीं, आपका पर्पस मेंशन है। वो फिर पर्पस 15 साल ले, 20 साल ले, फर्क नहीं पड़ेगा आपका, जब तक वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा तब तक आपकी पार्टनरशिप रहेगी। वो होता है आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एंड जनरल मतलब आप कुछ साथ में कुछ लोग आए और उन्होंने एक डिसाइडेड पर्पस है आपका, जहाँ जो आपने डिसाइड किया कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपका पर्पस है उसके लिए आप साथ में आके
आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या तो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके 4 तरीके के पार्टनरशिप। उसके बाद एक होता है पार्टनरशिप डिड। पार्टनरशिप डिड क्या होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स लिखने पड़ते हैं। ये सारी लिस्ट है, जैसे पार्टनरशिप फर्म का नाम, उसका एड्रेस, पार्टनर्स के नाम, उसका एड्रेस, उनके जो भी नंबर्स होंगे स्पेसिफिकली, उसके बाद जो भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, अगर कोई एडमिट हुआ तो क्या होगा, अगर कोई रिटायर हो रहा है तो क्या होगा, किस तरीके से आपके चेंजेस होंगे पूरे पार्टनरशिप में। इसके अलावा जो भी प्रोविजंस किया हुआ है, कुछ राइट्स, ड्यूटीज, एक्सपल्शन से रिलेटेड प्रोविजंस, ये जितना भी हम लोग अगले जो भी चैप्टर है उसमें जितनी भी चीजें देखेंगे वो सारी की सारी हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या डीड में लिखी हुई होती है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये जो है पार्टनरशिप वो कहाँ मैंडेटरी है? सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में, अदरवाइज नहीं मैंडेटरी। इसके बाद अगर आप लोगों का रजिस्टर्ड होता है, देखो अगर आप लोगों की पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एडवांटेज आपको है। अगर नहीं होता है तो अभी भी क्या होता है, ये सारी चीजें सेक्शन 69 में लिखी हुई है जो हम लोग 3rd यूनिट में देखेंगे। उसके बाद जब पार्टनरशिप आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है उस टाइम पे वो स्टैम्प्ड होना जरूरी है। उसके बाद ही आप लोग कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके नाम पे लेना चाहते हो या बैंक अकाउंट खोलो या जितने भी आप एक्टिविटीज करना चाहते हो आप कर सकते हो। इसके बाद आता है टाइप ऑफ पार्टनर्स। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये वाला सेक्शन 28 जो बात करता है, एंड सेम सेक्शन हमने एलएलपी में भी देखा था। एलएलपी का सेक्शन 29 एंड सेक्शन 28 ऑफ पार्टनरशिप इज काइंड ऑफ अ सिमिलर, जहां पे बात होती है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यू एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन इन योर एग्जाम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पार्टनर में कौन कौन आता है? सबसे पहला है एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। अल्टरनेटिव नाम याद रखना जरूरी है, ये मत बोलना ऑस्टेंसिबल पार्टनर के बारे में लिखो, बोला तो आउट ऑफ द सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, ये प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहला एक्टिव पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर, मतलब जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट करता है, पार्टिसिपेट करेगा आपके कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में। दूसरा आता है स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर, जो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है और एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि ये डॉर्मेंट पार्टनर है, जो एक्टिवली कुछ भी काम नहीं करेगा, सारे डिसीजन जो होंगे वो एक्टिव पार्टनर ही लेता है। उसके बाद जो आता है 3rd वो होता है नॉमिनल पार्टनर, जो होता है जो अपना नाम लेंड करेगा और जो नाम लेंड किया है उसका कुछ ना कुछ गुडविल होगा जिसके लिए वो पैसा चार्ज कर सकता है आपसे, और रियल इंटरेस्ट उसका बिजनेस में नहीं है, उसने बस आपको नाम लेंड किया है। तो लेंड हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग द रियल इंटरेस्ट इन द फर्म, फर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज, नाम लेंड किया हुआ है, उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन उसने जो नाम आपको दिया है उसके बदले में आप उसको कुछ ना कुछ तो कमीशन या इस तरीके से आप उसको कॉम्पेंसेट कर रहे हो। एंड वो आपके बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई लायबिलिटी भी नहीं रखेगा और ना ही वो बिजनेस में आपको वो जो भी एक्ट हो रहे हैं उसके लिए लायबल होगा, लेकिन वो आपके बिजनेस में जो भी आप कंडक्ट कर रहे हो या जो भी डिसीजन ले रहे हो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके बाद आता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, मतलब क्या? जिनको सिर्फ और सिर्फ एंटाइटल फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो लॉस शेयर करने के लिए नहीं आएगा। स्पेसिफिकली वो लिखा जाएगा कि पार्टनर शेयर जो होते हैं वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए आए हैं। बट हाँ, ध्यान से समझना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द लॉस एंड लायबिलिटी। ये मैंने आपको समझाया था, लॉस शेयर नहीं करने वाले लेकिन लायबिलिटी वो शेयर जरूर करेंगे। मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स सेल करे हैं, अब सारे प्रॉफिट एंड लॉस मतलब पूरा आपने कैलकुलेशन कर लिया, आपके पास प्रॉफिट आया तो फिर वो शेयर होगा, लॉस हुआ तो वो शेयर नहीं होगा। लेकिन जब आपने गुड्स वगैरह सेल किए उसके लिए जो रॉ मटेरियल लाया होगा, जो गुड्स आपने सेल करे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल आया है उसके लिए जो भी क्रेडिटर्स है उसके लिए वो पार्टनर लायबल होने वाला है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड लायबिलिटी एंड लॉस। लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, लेकिन वो लायबिलिटी पे करता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनकमिंग पार्टनर, मतलब जो नया पार्टनर एडमिट होने वाला है। अब जो नया पार्टनर एडमिट होने वाला है वो सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ ही होता है। यहाँ पे यूनानिमस, मैंने आपको एक वर्ड समझाया था, यूनानिमस मतलब क्या? सारे पार्टनर्स का 100% आप लोगों का क्या होना चाहिए? परमिशन होना चाहिए, उसके बाद ही आएगा। दूसरा होता है आउटगोइंग पार्टनर, मतलब जो फर्म से बाहर जाता है। अब आता है हम लोग जो इंपॉर्टेंट है उस पर, यानी कि सेक्शन 28 जो बात करेगा पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट की। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पार्टनर्स बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय
एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? एस्टॉपल का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एक बार आप लोगों ने हाँ बोल दिया, मतलब आप लोगों ने एक बार कोई लायबिलिटी को एडमिट कर दिया तो बाद में आप उसको मना नहीं कर सकते। यानी कि आप लोगों का क्या बोलना है? पार्टनर्स बाय एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स बाय एस्टॉपल का मतलब होता है कि आप लोगों ने सपोज 3 लोग हैं और आप लोगों ने जाके मतलब मैंने खुद नहीं बोल दिया कि मैं इस फर्म में पार्टनरशिप में पार्टनर हूँ और ऐसा है वैसा है। अगर मैंने खुद ने बोला है, मैंने तो, और अगर उस मेरा सुन के सामने वाले ने सपोज कि लोन दिया है उसी पार्टनरशिप फर्म को जहां पे मैं पार्टनर हूं नहीं लेकिन फिर भी मैंने बोला है, वहां पे अगर ऐसा होता है तो उसके लिए मैं लायबल हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार लायबिलिटी को वो एडमिट कर लिया है, मैंने खुद नहीं जाके बोल दिया। लेकिन होल्डिंग आउट में क्या होता है? खुद जाके नहीं बोल रहे आप। होल्डिंग आउट में आपके साथ जो पार्टनर्स है या जो भी आपके साथ लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि ये हमारे फर्म में पार्टनर है और आप डिनाई नहीं कर रहे। ये डिफरेंस है दोनों में, ये ध्यान रखना। सो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, भले ही इसको पार्टनर्स बाय एस्टॉपल भी बोला जाता है, बट दोनों में उनको यही बोलना है कि लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी, फिर भले ही आप पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट हो या फिर पार्टनर्स बाय एस्टॉपल क्यों ना हो। यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको प्रिज्यूम किया जाएगा क्योंकि आपने रिप्रेजेंट किया है खुद को, भले ही आप उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं थे। ये एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिए ये बेयर एक्ट से आए हुए एग्जाम्पल्स है, और ये जो एग्जाम्पल्स है इन्हीं एग्जाम्पल को पूरा केस स्टडी बना के आपके एग्जाम में बस XYZ की जगह ABC डाल के या इस तरीके से बस अमाउंट्स या वर्ड्स में सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज करके पूरा सेम केस स्टडी आ जाता है। तो आपको आंसर्स पहले से ही पता होंगे, तो ये एक बार आप लोग रीड कर लेना। आई गेस इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट जो है यही खत्म होता है। हम लोग अब रिवाइज करेंगे सेकेंड यूनिट जो कि होगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।